नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। साथियों, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है जो कि यूनिक पब्लिकेशन से ली गई है और इसमें 120 क्वेश्चंस है और 5 ऑप्शंस है। और इस सेट को जो हमने कम्युनिटी बॉक्स में लगा रखा है। अगर आप लोग PDF नहीं डाउनलोड किए हैं तो वहाँ लिंक पर क्लिक करके कम्युनिटी बॉक्स में जाइए और क्लिक करके जो है डाउनलोड कर लीजिए और उसको बनाइएगा। कितना मार्क्स आपके आ रहे हैं 120 में, इससे पता चल जाएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। क्या होगा? पहला कहा जा रहा है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर जो है किसके प्रति उत्तरदायी है। तो राज्य के जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर जो है किसके प्रति उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री के या राज्यपाल के या विधानसभा के या राष्ट्रपति के, या 5 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संविधान के अनुच्छेद जो है 164(2) के अनुसार राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे? विधानसभा। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 164(2) के तहत। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। 2 को देखा जाए, 2 में क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। कौन कौन शामिल है भैया? नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, या लोकसभा द्वारा चयनित सदस्य, या ऑप्शन 5 दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, चुने जाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि जो है 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत अगर देखा जाए तो राज्यसभा में 245 सदस्य है, 233 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा 12 राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र या मूल अधिकार क्षेत्र या कोलेजियम प्रणाली या मौलिक कर्तव्य क्षेत्र। तो देखिए इसमें क्या होगा? मूल अधिकार क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद का अपना निर्णय देता है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामले आते हैं। और कोलेजियम प्रणाली के तहत जो है यह न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु नामों की सिफारिश सरकार करती है। इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो सबों का संबंध है, तो एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। चौथा बनाइए। चौथा क्या कहा जा रहा है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो एक पंचायत समिति जो है पंचायती राज संरचना का संचालन जो है ब्लॉक स्तर पर करती है। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्तर निकाय। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा को, या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को, या सहयोग आंदोलन को, या शहरीकरण को? उपयुक्त में से नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को जो है समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में जो है स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो साथी देख रहे हैं तो कमेंट करते चलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना जो था वो जो है मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, ये पूछा जा रहा है। तो अगर प्रथम की बात किया जाए तो 51 से 56 था। यह जो है कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया। और तीसरी की अगर बात किया जाए तो 61 से 66 था, जो कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया। अगर पंचम को बात किया जाए तो ये 74 से 79 तक था, जो कि
प्राथमिक क्षेत्र में गरीबी तथा माने निर्धनता तथा जो है आत्मनिर्भरता पर जो है ध्यान दिया। तो इसमें कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन पर केंद्रित थी, तो कोई नहीं केंद्रित था। बताइए कौन केंद्रित था? छठी या प्रथम या द्वितीय या तृतीय? तो क्या हो जाएगा? छठी। उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। 7 को देखिए, 7 में क्या कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन जो है सर्वेक्षण करता है, पूछा जा रहा है। तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए NSSO जो है संगठन इस सर्वेक्षण करने का काम करता है, NSSO। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी जो है या संगठन डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है दलित मुक्ति मोर्चा ये स्थापित नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीम द्वारा ये सब संगठन है, लेकिन ये दलित मुक्ति मोर्चा ये सब नहीं है, समझे। ये तो क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो है सब जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब किए हैं, तीनों किए हैं, ऊपर वाला नहीं किए हैं, तो वही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। 9 को देखिए, प्रथम बार जो है संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये पूछा जा रहा है कि प्रथम बार जो है संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? साइमन कमीशन के भारत आगमन पर, या बंगाल विभाजन पर, या होम रूल आंदोलन पर, या असहयोग आंदोलन पर? तो ये जो है प्रथम बार कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। 1906 में जो है आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो स्वराज का जो है झंडा दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? आइए देखिए, 11 को पढ़िए, थोड़ा छोटा किया जाए इसको। 11 को देखा जाए। 11 में कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सब कथन को पढ़ना है और जवाब देना है। पहला कथन देखते हैं कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। तो ये तो सही है, उसी के कारण हाथ खींच लिया था, लेकिन हमको सही नहीं है ये देखना है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, तो हाँ ये दिए थे। तीसरा, वर्ष 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, नहीं। 1921 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, समझे। क्या किया गया था? नहीं किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। 12 देखिए, 12 में क्या कहा जा रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को जो है संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है कौन पुस्तक? अल हिलाल पुस्तक जो है प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखिएगा, अल हिलाल। और द कॉमरेड किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली के द्वारा, कलकत्ता में द कॉमरेड। और जफ़र अली खान जो है जिमंदार लिखे थे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को बनाते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑल इंडिया हरिजन 1932 ईस्वी में जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो कब तक
तो जून 1948 तक जो है वापस लेने की घोषणा किया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। स्वराज दल की स्थापना जो है बिहार में किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है किया गया था। कब, तो 1923 में किया गया था, ध्यान रखिए। कब किया गया था, तो 1923 में किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है किसी भी कर का विरोध करने का विकल्प नहीं चुना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को बनाते हैं। किसने जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो कौन जान बचाया था, तो बतख मियाँ जी जान बचाए थे, ध्यान रखिएगा। जो कि इनके नाम से मोतिहारी जिला में स्टेशन पे, पूर्वी चंपारण पे जो है एक गेट लगा हुआ है, बतख मियाँ द्वार। अब वो गेट है कि नहीं है, आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है बिहार में किसानों को अगुवाई की। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में जो है किसानों की अगुवाई किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो उस वक्त जो है कौन अगुवाई कर रहे थे बिहार में किसान आंदोलन के, पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो उस वक्त जो है स्वामी विद्यानंद जी कर रहे थे, ध्यान रखिए। क्या, स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई कर रहे थे। ये कहाँ के थे, देखिए। जब जून 1919 में मधुबनी के किसानों को दरभंगा राज के जो है विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी, दरभंगा वहाँ के राजा, दरभंगा राज अभी भी है, अब वो समाप्त हो गया, उसका जो है दरभंगा हाउस भी है कहीं कहीं उसके नाम से। तो दरभंगा के जो राजा है उनके विरुद्ध जो है आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने जो है क्या किया, संगठित किया और लगान वसूली के क्रम में राज के जितने अथी थे एजेंट सबको जो है अत्याचार के विरुद्ध जो है जंगल से फर और लकड़ी प्राप्त करने की मांग के आंदोलन की मुख्य वहाँ विशेषता थी। और आंदोलन का फैलाव पूर्णिया से सहरसा, भागलपुर और मुंगेर तक फैल गया था। तो उस वक्त कौन कर रहे थे ये आंदोलन, तो विद्यानंद, ध्यान रखिएगा, स्वामी विद्यानंद। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को बनाते हैं। 19 देखिए, 19 में क्या कहा जा रहा है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी। तो पटना महिला जो है विश्वविद्यालय, वुमेंस कॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस वक्त जो है किस समाज के द्वारा किया गया था, तो सिस्टर ऑफ द एप्सोलेटिक कॉर्मेल के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को बनाते हैं। इनमें से किसने जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। ये पूछा जा रहा है कौन नेतृत्व किया था। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए उस वक्त नेतृत्व कौन कर रहे थे, रेड क्लिफ कर रहे थे। तो सिरिल रेड क्लिफ हो जाएंगे इसके आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को बनाते हैं। 21 देखिए, किसने जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। किसने जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो किसने किया, तो उस वक्त जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का भाग है, होल्ट मैकेंजी जो है 1822 ईस्वी में नई भूमि राजस्व व्यवस्था लागू किया, जिसे जो है महालवारी व्यवस्था का नाम दिया गया। और इस व्यवस्था में जो है राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जिम्मेदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। तो प्रणाली यहाँ पूछा जा रहा है, महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कौन किया, तो होल्ट मैकेंजी ने किया, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया। तो 17 अक्टूबर 1949 को जो है गांधी जी ने विनोबा भावे को जो है
पहले सत्याग्रह के रूप में चुना, सत्याग्रही के रूप में चुनने का काम किया। और विनोबा भावे ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ, महाराष्ट्र के पवनार से आरंभ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, पवनार। अगर पहला सत्याग्रही पूछता तो क्या होता, विनोबा भावे। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को बनाते हैं। 23 देखिए, 23 में क्या कहा जा रहा है कि 1918 में जो है मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उत्तरवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया। अब कौन गठन किया ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसके आंसर आप लोग बताएंगे। तो 1918 में जो है मोंटफोर्ड सुधारों का कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने जो है उदारवादी अवशेष टूट गए तथा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया। इंडियन नेशनल फेडरेशन का गठन किया गया। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर बताइए। इंडियन नेशनल फेडरेशन का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को बनाते हैं। 24 को देखा जाए, 24 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें पूछा जा रहा है कि कौन थे प्रथम। तो बताइए, आप ही लोग जवाब दीजिए 24 का। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। ध्यान रखिएगा, कौन, सर जेम्स डेविड शिफ्टन साहब थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक था। ध्यान रखिएगा, 36 से 37। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को बनाते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस संसेस के लेखक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के जो लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको ध्यान रखिएगा, कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को बनाते हैं। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है। तो अटक में जो है पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की काबुल नदी से जोड़ने का काम करती है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, काबुल नदी से जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 27 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो 1973 में ही शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है, जिसको जो है 1973 में ही शुरू किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब 4 ऑप्शन को पढ़ना है और जवाब देना है कि कौन कथन सत्य है। पढ़िए, पहला ऑप्शन देखते हैं, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो क्षोभ मंडल क्या वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला जो है कभी नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है ऊपरी परत, नहीं, ये सबसे निचली परत होती है। और ये कह रहा है इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो नहीं, कभी नहीं बढ़ता है। आगे देखेंगे, आगे ऑप्शन नंबर सी को पढ़ेंगे। सी में क्या कहा जा रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो हाँ, यही इसकी है सही जवाब। इसकी जो है औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में क्या कहा जा रहा है कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। तो पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को जो है गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को बनाते हैं। 30 में क्या कहा जा रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है। तो आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिक महाद्वीप जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को बनाते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की जो है राज्य की ये सीमाएं मिलती है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सब जो है राज्य म्यांमार से मिलने का काम करती है, सटा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है। तो कोयले के भंडारों में जो है दामोदर नदी घाटी भी है समृद्ध, गोदावरी भी है, महानदी भी है, सोन भी है, समझे। तो 3-4 गो है लगभग। तो ये भी दे रखा है, दामोदर भी दे रखा है, सोन भी दे रखा है, महानदी भी दे रखा है। तो 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएंगे? 1 से अधिक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाते हैं। 33 देखिए, 33 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में जो है चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो चीनी उद्योग के लिए जो है कौन सा कथन सही है यहाँ पे बताना है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी जो है चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और बिहार में सर्वाधिक चीनी उद्योग है। और पांचवा ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं और 1 से अधिक। तो देखिए, गन्ना जो है एक प्रकार का ह्रास वाली फसल है, इसलिए जो है चीनी उद्योग एक ह्रास वाला उद्योग है। और महाराष्ट्र जो है देश में अग्रणी चीनी का उत्पादन करता है और उत्तर प्रदेश चीनी का जो उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 यानी कि 1 से अधिक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को बनाते हैं। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, इसको स्थानीय रूप से जो है मैंगो सावर्स के नाम से जानते हैं हम लोग, मैंगो सावर्स के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को बनाते हैं। भारत के जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बिहार के जिले कौन कौन है देख लीजिए। 8 गो है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। और झारखंड के जो है सीमा से लगे बिहार के जिले कितने? ये भी 8 है। उत्तर प्रदेश से 8 गो है और झारखंड से 8 गो है, समझे। और पश्चिम बंगाल से 3 पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है। तो पश्चिम बंगाल के भी 3 गो लगता है, झारखंड का भी 3 गो लग रहा है, 8 गो लग रहा है, और उत्तर प्रदेश का भी 8 गो लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1 से अधिक यहाँ पे सही उत्तर हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को बनाते हैं। 36 को देखिए, 36 में क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो ध्वनि की जो है तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है बताइए आप लोग? उसके तरंग दैर्घ्य पर, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य पर ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को बनाएंगे। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल जो है वस्तु के वृत्ताकार पथ पर जो है गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होती है। ध्यान रखिएगा, वृत्ताकार पथ पर गतिमान करने के लिए केंद्राभिमुखी बल का उपयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में जो है घर्षण बल शामिल होता है? तो किस ऊर्जा परिवर्तन में यहाँ पूछा जा रहा है? स्थितिज ऊर्जा पर से ध्वनि ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में? तो गतिज ऊर्जा से जो है ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा से जो है ऊष्मा ऊर्जा में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को बनाते हैं। पदार्थ के एक रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो मिट्टी का तेल एक उदाहरण है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कह रहा है कि कोई निश्चित आकार नहीं होता, सही में आकार नहीं होता है मिट्टी का, लेकिन एक आयतन निश्चित होता है। तो किसका? मिट्टी का तेल का आयतन निश्चित होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के सही जवाब हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 में क्या कहा जा रहा है कि कुछ धातु जो है ऑक्साइड, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी जो है ऑक्साइड के उदाहरण है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के Al2O3 और ZNO है। ध्यान रखिएगा, Al2O3 और ZNO है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और
जिंक ऑक्साइड। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को बनाते हैं। 41 को देखेंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन यानी कि CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। तो ये सब जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी दे रखा है ऑप्शन में, और मीथेन भी दे रखा है, और CO2 भी दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 में क्या कहा जा रहा है कि अम्ल धातु जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। कौन, CO2 या CO या H2 या HCl। तो अम्ल जो धातु है कार्बोनेट से जो है अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा गैस मुक्त करने का काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ध्यान रखिएगा, CO2। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 को देखेंगे। 43 में कहा जा रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4। C2H2O4 इसको जो है लंबा कर दिया है, C2H2O4 होता है, ध्यान रखिएगा। तो कहा जा रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल को कौन सा अम्ल कहा जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल को जो है कौन सा अम्ल कहा जाता है, यहाँ आप लोग बताइए कौन सा अम्ल कहा जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। देखिए क्या किया है कि इसी को जो है तोड़ दिया है और पूछा जा रहा है इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को बनाएंगे। एसिटिक अम्ल की गंध जो है किसके समान होती है। एसिटिक अम्ल की जो है गंध ये किसके समान होती है, तो ये सिरका के समान होती है। ध्यान रखिएगा, किसके समान होती है, सिरका के समान होती है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3CH3COOH। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को बनाते हैं। 45 को देखिए। 45 में क्या कहा जा रहा है कि शुष्क जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। शुष्क जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, ये पूछा जा रहा है। तो क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि जो है क्या आयरन मौजूद होता है उसमें। क्या होता है, आयरन मौजूद नहीं होगा, इसलिए जो है लिटमस पत्र जो है केवल आयरन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो क्या हो जाएगा, आयरन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस जो है आयरन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 में क्या कहा जा रहा है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो हीरे उनके पास जो समान क्रिस्टलीय संरचना है, हीरे और ग्रेफाइट के पास, या उनके पास जो है समान डिग्री वाले कठोरता है, या उनकी विद्युत चालकता समान होती है, या उनकी शुद्धता समान होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से अधिक। तो देखिए हीरे और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं, और हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं, जिसमें जो है प्रत्येक कार्बन पर 4 कार्बन परमाणुओं को संबंधन से जो है सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। और ग्रेफाइट में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 एवं कार्बन परमाणु से एक तल में जो है सहसंयोग बंधन द्वारा जुड़कर षष्टकोणीय वलय बनाता है। तो इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को बनाते हैं। किसमें जो है परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो कोशिकाओं में पानी की अगर मात्रा देखा जाए तो इसके कारण जो है रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोशिकाओं में पानी के परिवर्तन के कारण ही जो है रंध्र खुलता है और बंद होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को बनाते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन करना है इसमें, आगे बढ़िए। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ध्यान रखिएगा, लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को, क्या हो जाएगा, लाल और नीले। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं।
सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसका कारण क्या है? तो सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत जो है ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन है। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को बनाते हैं। लाइकेन में जो है एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, शैवाल और कवक, शैवाल और जो है कवक, बैक्टीरिया और वायरस। तो लाइकेन में अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल युक्त पार्टनर में किस प्रकार होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार होते हैं बताइए। तो ये जो है लाइकेन जो है थैलोफाइटा जो है एक प्रकार का वनस्पति है, जिसमें एक जो है क्लोरोफिल जो है युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक जो है एक साथ रहने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को बनाते हैं। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। तो लिम्फोसाइट जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे जो है महत्वपूर्ण कोशिका, इसको ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को बनाते हैं। 52 में देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कुट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखते हैं और मॉन्क को इतना लिखते हैं तो गाइड को किस भाषा में लिखेंगे? तो गाइड को जो है किस भाषा में लिखेंगे? तो देखिए, अगर इसको बनाइएगा आप लोग तो देखिए एफ की जगह कितना लिखा हुआ 22 और ए की जगह 2 और एस की जगह 9 और टी की जगह जो है 21 और ई की जगह 23 और आर की जगह 19। तो अगर अंतर देखा जाए तो कितना है? +1 का अंतर है। और मॉन्क को अगर देखते हैं तो इसमें जो है एम को 15, ओ को 16 और एन को 14 और के को 11। तो इसको क्रम में देखें तो अक्षरों के दाएं से बाएं पोजीशन में कितना करने पर कोड की संख्या आता है? तो +1 करने पर कोड की संख्या आता है। तो इसको +1 करके बना लीजिए तो क्या हो जाएगा? 21 यानी कि जी, और 22 यानी कि यू, और 19 यानी कि आई, और 5 यानी कि डी, और ई यानी कि 23। तो देखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा? 21, 22, 19, 5, 23। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53 को बनाइए। एक जो है आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप इतना है, तो भुजा क्या होगा? आप लोग खुद इसको बनाइए, कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका जो है क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप जो है दे रखा है, और इसकी भुजा की लंबाई बताना है। तो क्या होगा ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 और 10, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को बनाते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि 10% GST लेता है तो वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो 400 पर जो है 10% छूट देगा, फिर जो है उसको जो है क्या करता है? 10% GST भी लेता है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? 400 पे निकालेंगे, यानी कि 400 गुने 100 - 10/100 गुने 100 + 10/100 जो कीजिएगा वहीं आपका आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आप आंसर दीजिएगा क्या इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन इसको क्या करना है? 400 देखिए गुने 100 - 10 = 90/100। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स में स्पेस नहीं मिल रहा है कैलकुलेशन करने के लिए, यही दिक्कत है यहाँ पे। और गुने 110 बट्टे में जो है 100। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कैलकुलेशन करना है। 400 गुने 90/100 गुने 110 बट्टे में 100। जो कैलकुलेशन करके जो आएगा वहीं आपका आंसर आएगा। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को बनाते हैं। देखिए जीके जीएस से है। निम्नलिखित शब्दों को जो है तार्किक का सार्थक क्रम सजाइए। सार्थक यहाँ पे क्रम सजाना है। तो राष्ट्रपति पहले आएगा, इसके बाद उपराष्ट्रपति जी आएंगे, इसके बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, अध्यक्ष आएंगे, तब ना सांसद आएंगे। तो मिला लीजिए क्या आंसर होगा आपका, कमेंट करके बताइएगा। पहले राष्ट्रपति जी आएंगे, इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष साहब, इसके बाद में सांसद साहब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को बनाते हैं। 56 जो है मैथमेटिक्स का सवाल है। कहा जा रहा है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मांध
संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या है? तो मान लेते हैं उसके पास संपत्ति है, यानी कि 1 है, तो 1 - 1/4 किसको दे देता है? रेशमा धर्म में दे देता है। और जो बाकी जो बच जाता है, यानी कि कितना 3/4 बच जाता है, वो अपने बच्चों में बांटती है बराबर बराबर। यही ना इसका समीकरण आएगा। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे देखिए, अब 3/4 को 3 से भाग दीजिएगा, तो 3/4 को 3 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? 3/4 को 3 से भाग दीजिएगा तो 3/4 गुना 1/3 भागा को गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का क्या भाग है। तो बच्चों को कितना संपत्ति मिल रहा है? 1/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है? 56 का। क्या इसका आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला कह रहा है 1/4, तो वहीं हो जाएगा 1/4। इधर कहाँ भाग रहा है जी? 1/4। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को बनाते हैं। 57 देखिए, 57 में क्या कहा जा रहा है कि एक जो है शब्द है 57, और डेयरी को जो है अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। माने डेयरी से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कोई अर्थ निकले या ना निकले। तो अर्थपूर्ण भी बनाना है और न अर्थपूर्ण भी बनाना है, यानी कि अर्थ निरर्थक और सार्थक दोनों बनाना है। तो कितने संख्या, अगर इसकी संख्या काउंट किया जाए तो देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? कितने संख्या इसके बन जाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो 2 2 2 3 6 6 चौका 24 24 गुना 5 = 120, यानी कि 120 संख्या बन जाएगा इससे। तो लेकिन ऑप्शन में तो 120 दे नहीं रखा है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को बनाते हैं। दिए गए चित्र में जो है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्या होगा? तो देखिए 44 में से जो है 37 को घटाइएगा, और 44 में से जो है 37 को घटाइएगा और गुना 7 कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। इस तरह चल रहा है इसका क्रम। इसको इसमें से घटा दे रहा है, 44 में से 37, तब जो है गुना 7 कर रहा है, और इसको इसमें से घटाइए देखिए, तो क्या आ रहा है? तो 52 - 41 = बताइए 11 11 गुना 7 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 77। और देखिए इसको इसमें से घटाइए तो क्या हो रहा है? 58 माइनस जो है 53 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 5 गुना 7 यानी कि 35। तो ये भी सही हो रहा है, यानी कि वही क्रम चल रहा है। ऑप्शन नंबर 77 आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि जो है पैटर्न है, दे रखा है कि जो लुप्त है उसको ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है? 15 है, तो 15 क्या है? 15 और 20, इसका अंतर कितना है? 5 का। 15 और 20 का अंतर कितना है? और 20 और 32 का अंतर कितना है? 12। 32 और 62 का अंतर कितना है? 30 है। और 62 और 118 का अंतर कितना है? 56 है। इसी तरह अंतर देख करके निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो कमेंट कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को बनाते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कब? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 को बनाइए। एक एमपी की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है। एक एमपी की सीट को जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। कितने अवधि के लिए जो है अनुपस्थित रहेगा, तो जो है उसको कितने समय तक जो है अनुपस्थित रहेगा, तब उसको जो है अनुपस्थित माना जाएगा एक एमपी को। 61 का बताइए। तो कम से कम जो है अगर 2 महीना तक अनुपस्थित रहता है लगातार सदन से, तो उसको जो है अनुपस्थित घोषित कर दिया जाएगा, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाते हैं। 62 देखिए, 62 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का जो है प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का जो है प्रथम उर्वरक जो है प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, बताइए आप लोग।
तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट जो है सिंदरी में यानी कि झारखंड में स्थापित किया गया था। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? सिंदरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को बनाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस जो है संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में जो है समाजवादी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 1976 में जोड़ा गया है। इसको ध्यान रखिए, कब? 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाते हैं। 64 देखिए, 64 में क्या कहा जा रहा है कि एक जो है नया राज्य जो है बनाने में, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक जो है नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए पूछा जा रहा है। तो कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत चाहिए। अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद के नए राज्यों की स्थापना करने के लिए एक शक्ति प्राप्त है और संसद के समान बहुमत से, समझे, और संसद के समान बहुमत से नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक को पारित कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? साधारण। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को बनाते हैं। अभी बुझिए कि 60 क्वेश्चन और है, पूरा आज करेंगे हम लोग। देखिए, आप लोग भी जो है कमेंट करते चलिए। व्यापार करने के लिए जो है सुविधा सूचकांक कौन बनाता है, प्रकाशित करता है? तो व्यापार बनाने के लिए इसका कमेंट कीजिए। तो आप लोग कौन करेगा? WTO करेगा या विश्व बैंक करेगा या संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा, यूरोपियन संघ करेगा? व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाने का काम करता है, प्रकाशित करने का कौन काम करता है, बताइए। तो क्या हो जाएगा? विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक समूह। कमेंट कीजिए, विश्व बैंक समूह करेगा। कमेंट कीजिए तो आप लोग विश्व बैंक समूह। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को बनाते हैं। भारत में जो है सेवा कर किसकी सिफारिशों से जो है लागू हुआ है? भारत में जो है सेवा कर जो है किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? तो राजा जे चेलिया समिति के द्वारा जो है लागू हुआ है। ध्यान रखिएगा, राजा जे चेलिया समिति, राजा जे चेलिया समिति। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को बनाते हैं। भारत में जो है किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो कहाँ सबसे अधिक सूती वस्त्र मिला है भैया? तो महाराष्ट्र में। ध्यान रखिए, कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को बनाते हैं। निम्न में नकदी फसल, निम्न होना चाहिए, निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, जूट, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। इनमें से कौन जो है नकदी फसल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, बाकी सब नकदी फसल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 बनाइए। कहा जा रहा है काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है, बताइए 69 का। तो काली क्रांति का संबंध जो है कच्चा तेल से है। ध्यान रखिए, क्या चीज़ से? कच्चा तेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर 70 को बनाइए। भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तपस्थ स्थल है? भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तपस्थ स्थल है, पूछा जा रहा है। तो कौन है? पश्चिमी घाट है। इसको ध्यान रखिए, कौन है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में भारतीय जो है अखिल किसान सभा का जो है अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को चुना गया। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 72 को बनाइए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो कौन छोड़ दिया पटना कॉलेज असहयोग आंदोलन के चक्कर में? तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, कमेंट कीजिए। तो जयप्रकाश नारायण जो है पटना कॉलेज छोड़ दिए थे, मात्र 20 दिन बचे थे परीक्षा के। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। लंदन में जो है 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर की गोली मार दिया गया। किसके द्वारा मार दिया गया, ये पूछा जा रहा है। तो कौन मार दिए थे, बताइए आप लोग। 73 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो गोली जो है उधम सिंह ने मार दिया था। ध्यान रखिए, कौन मार दिया था? उधम सिंह ने मार दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को बनाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िए, नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन टॉपिक। आगे देखिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम भीखाजी
रुस्तम कामा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को बनाते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जिम्मेदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो समाजवाद का समर्थक कौन था ये पूछा जा रहा है। 1933 में जो है ब्रिटिश शासन को और देशी राज को और जिम्मेदारवाद को और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, कौन? जवाहरलाल नेहरू। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि चिटगांव शस्त्र छापेमारी योजना बनाई गई थी, काहे के लिए बनाई गई थी? जरा पढ़िए आप लोग, इसका कमेंट कीजिए क्या होगा। चिटगांव शस्त्र जो है छापेमारी काहे के लिए किया गया था? चिटगांव तो जो है 1930 में, यानी कि 18 अप्रैल 1930 में सूर्यसेन ने जो है इसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विप्लव किया और चटगांव शस्त्रगार जहाँ था वहाँ पर छापेमारी कर पुलिस और सहायक बलों से जो है शस्त्रगार, जो शस्त्र का घर था, उस पर हमला कर दिया। और मुख्य उद्देश्य था हमला का, इसका मुख्य उद्देश्य था कि सूर्यसेन के नेतृत्व में भारतीय शस्त्र जितना क्रांतिकारी है उसमें से में जो है शस्त्रगार उस वक्त कहाँ था? तो बांग्लादेश में था। तो हमला के जो है करके और शस्त्रगार के सिपाहियों और सहायक सेनाओं से हथियार लूटने का प्रयास किया था इन्होंने सब। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लगभग 65 सदस्य इस जो है शस्त्रगार जो हमला हुआ था इसमें शामिल थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? सूर्यसेन। कौन योजना बनाने का काम किया था? तो सूर्यसेन ने योजना बनाने का काम किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को बनाते हैं। क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ये पूछा जा रहा है कि जुड़ी हुई नहीं थी, तो ध्यान रखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो क्रांतिकारी गतिविधि के साथ जो है यंग इंडिया पत्रिका नहीं जुड़ा था। ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया किसने प्रकाशित किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ध्यान रखिएगा इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को बनाते हैं। 68 को देखिए क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी जो है लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो है लिबरल पार्टी से 1892 में चुनाव लड़े थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को बनाते हैं। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद हो गई भाई? तो स्वराज दल की अगर बात किया जाए तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई, जिसका उद्देश्य जो है स्वशासन एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य करना था। तो स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद शुरू किया गया था? इसकी स्थापना वहीं पूछा जा रहा है। तो किसके बाद? तो असहयोग आंदोलन के बाद। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को बनाते हैं। अभी 40 और करने हैं, तो आप लोग लगे रहिए, कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, ये पूछा जा रहा है। तो अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खिदमतगार को जो है संगठित करने का काम किया, अब्दुल गफ्फार खान ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को बनाते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया, ये पूछा जा रहा है। तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को जो है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उस समय के जो है अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। तो कब आया था? तो 24 मार्च 1946। तो 46 जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 बहुत झमेला है, ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो उड़ जाइएगा। आगे देखिए 82 देखिए, एक्स का मान क्रमागत पूर्णांक है तथा व्यंजक इतना के प्रथम 4 मान इतना दे रखा है, तो 5वां मान बताना है आप। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है सॉल्यूशन कीजिए। क्या इसके आंसर आएगा कमेंट करके कमेंट बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। 82 का कमेंट कीजिए आंसर को। 83 देखिए, कह रहा है कि ABC किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपए इतना अनुपात में लगाते हैं, कुल लाभ जो 18% होता है और A को 30% और B को 20% जो है कर चुकाना है। A का शुद्ध लाभ B के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? तो जो देखिए 20,000 जो है क्या करता है, 20 लाख रुपए जो है ABC व्यवसाय में लगाता है और इतना अनुपात में लगाता है। 20 लाख में जो है A 7 अनुपात और B 2 अनुपात और C 1 अनुपात लगाता है, समझे? तो कहा जा रहा है कि A को 30% तथा B को 20% कर चुकाना है।
और ए का शुद्ध लाभ बी के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को बनाते हैं। 84 जो कि रीजनिंग का सवाल है, इसको एक बार इस सारे क्वेश्चन को जो है हमने जो है कम्युनिटी बॉक्स में लगा दिए हैं, वहाँ लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करके इसको देख लीजिए आप लोग और बनाइए, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 भी रीजनिंग से है, 86 भी मैथमेटिक्स है, 87 भी मैथमेटिक्स है और ये भी मैथमेटिक्स से 88 89 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। टेफ्लॉन ऑप्शन क्या दे रखा है, टेफ्लॉन के बारे में देखेंगे। 89 से बनाइए, तो 89 का देखेंगे क्या इसका आंसर है, बताइए आप लोग। टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किसका एकलक बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो है किसका एकलक बहुलक होता है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को बनाते हैं। 90 को देखिए, 90 में क्या कहा जा रहा है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है बेकेलाइट। 90 बनाइए। बेकेलाइट जो है फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 90 का, बताइए आप लोग। फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जो है विटामिन को अर्गोकैलिसफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन D2 को जो है अर्गोकैलिसफेरॉल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। किसको, D2 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 को बनाते हैं। 92 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो सुमिलित नहीं है यहाँ बताना है। एक तरफ विटामिन दे रखा है और उसका नाम दे रखा है, तो बताइए क्या होगा 92 का आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए, रेटिनॉल जो है इसका क्या है, जीरोफैथेलीमिया है, ये सही है, इसका होता है वो रासायनिक नाम। और टेकोफेरॉल का जो है बेरी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। टेकोफेरॉल का जो है बेरी नहीं होता है और टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई होता है और इसकी कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। बेरी नामक जो है विटामिन B1 की कमी से होती है, तो ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका गलत है, ये सुमिलित नहीं है, बाकी सब आपका सुमिलित है। क्वेश्चन नंबर 93 को बनाइए। इन्सुलिन है, इन्सुलिन जो क्या है, इन्सुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और पेप्टाइड हार्मोन है, या एक प्रोटीन भी है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 93 का आंसर दीजिए आप लोग। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि के बारे में पूछा जा रहा है, कौन है प्रतिजैविक औषधि। निम्नलिखित में से जो है कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो क्लोरैमफेनिकोल जो है, क्लोरैमफेनिकोल जो है क्या है, एक प्रतिजैविक औषधि है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 को बनाइए। 95 को देखिए, क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है। तो कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावन करने में मदद करता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन है, स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन करने में भूमिका निभाता है। कौन, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 को बनाते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG मुक्त है। तो घरेलू जो है ईंधन जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, उसमें जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो ब्यूटेन भी होता है, आइसोब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है कुछ भाग में मिश्रण। तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 5। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 को बनाते हैं। 97 देखिए, 97 में क्या कहा जा रहा है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। किस प्रकार हटाता है साबुन ग्रीज को। तो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। किसके द्वारा हटाता है, पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को बनाते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, यकृत में भंडारित होता है। कहाँ होता है, यकृत में भंडारित होता है। मानव शरीर में जो है विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है।
आयोडीकृत लवण में जो है पोटेशियम आयोडाइड रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्वेश्चन नंबर 100 को बनाइए। 100 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो किसकी? सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है, 65% होता है सल्फ्यूरिक अम्ल की। और नाइट्रिक अम्ल कितना रहता है? 30%। ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? 100 का सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र अगर जानते हैं तो टिक आउट कीजिएगा। बताइए आप लोग, 100 का आंसर दीजिए। क्या इसका आंसर आएगा 100 का? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएंगे। अम्ल वर्षा में जो है इसका सबसे अधिक योगदान रहता है, जो कि 65% होता है। क्या हो जाएगा? H2SO4। इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग बोलते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। सांस्कृतिकरण द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या की जाती है? सांस्कृतिकरण द्वारा, तो सांस्कृतिकरण के द्वारा जो है जातीय परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। इसको ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? जातीय परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। 102 बनाइए। 102 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बाजार की प्रमुख विशेषता है। तो बाजार की प्रमुख विशेषता क्या होती है? बाजार में वस्तु की आपूर्ति आधारित मूल्य पर होती है। बाजार में जो है वस्तु की आपूर्ति उसके आधारित मूल्य पर होती है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 103 को बनाएंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि जातीय व्यवस्था में जो है परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो जातीय व्यवस्था में जो है परिवर्तन के लिए सबसे उत्तरदायी कौन है? तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। 4 देखिए, 4 बनाइए। 4 में क्या है? रीजनिंग का सवाल है, बताइए आप लोग। और 4 से लेकर के 5 भी है, रीजनिंग का भी है, 6 भी रीजनिंग का है, 7 भी रीजनिंग का है, 8 भी रीजनिंग का है, 9 भी रीजनिंग का है और 10 भी रीजनिंग का है। 11, 12, 13, 14, 15 मैथ रीजनिंग दोनों इसमें मिक्स है। 17, 18, 19, 20 तो यहाँ तक पूरा मैथ और रीजनिंग के सवाल है। तो इन सारे अगर सवालों को अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए कम्युनिटी बॉक्स में, वहाँ पर हमने PDF लगा दिया है। लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जितने GK GS के प्रश्न थे हमने सोल्यूशन करा दिया। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और साथी भी इसको देख ले। हम फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।